शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर संघ कार्यालय पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। कोरोना संकट और लॉकडाउन पर चर्चा करने के लिए संघ कार्यालय सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। कार्यालय में कोरोना संक्रमण को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो इस चर्चा में होगा वो है मंत्रिमंडल विस्तार। हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जुगल, संघ कार्यालय पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, संविदा कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे लॉकडाउन की जब हटाने या लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है उसमें सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जा रही है और सभी सामाजिक संगठनों से, धर्मगुरुओं से बात की जा रही है और इसके अलावा आम जनता से भी राय ली जा रही है। एक कयास यही लगा जा रहे हैं कि इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संविदा पहुंचे हैं और संविदा में संघ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे राय ली जा रही है कि आगे लॉकडाउन कैसा, क्योंकि देखिए सभी वर्गों से राय ली जा रही है और संघ एक ऐसा सामाजिक संगठन है कि जो फील्ड पर लगातार काम करता है, स्वयंसेवक लगातार काम करते हैं और इस कोरोना संकट में भी स्वयंसेवकों की भूमिका सामने आई है कि वो लगातार फील्ड पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में संघ की राय लेना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो संघ की कोरोना संकट पे क्या आगे लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर भी राय ली जा रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजनीतिक पंडित इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस संविदा में मुलाकात के बाद सीधे राजभवन जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो कहीं मंत्रिमंडल विस्तार का तो कोई संकेत नहीं है, क्योंकि लगातार इस बात का एक चर्चा चल रही है कि 17 तारीख के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। संविदा पहुंचना, उसके बाद राजभवन जाना, इस बात की तरफ भी इशारा करता है। राजनीतिक जानकारी मानते हैं कि इसके पीछे हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी एक वजह हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जुगल जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, संघ कार्यालय पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। जुगल जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना संकट और लॉकडाउन पर चर्चा करने के लिए संघ कार्यालय पहुंचे हैं सीएम, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार जिसको लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं उस पर भी चर्चा इस बैठक में, इस चर्चा में संभव है। इंदौर की बात करेंगे। लॉकडाउन के वक्त गरीबी और बेबसी की ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है जो आपको हैरान कर देगी। तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर गरीबी और मजबूरी ने इंसान को जानवर बना दिया है। अपनों को सुरक्षित घर पहुंचाने की खातिर परिवार का हर सदस्य जानवर बनता रहा। परिवार की बैलगाड़ी को खींचने के लिए एक तरफ बैल था तो दूसरी तरफ बैल का साथ देने के लिए परिवार का ही कोई सदस्य गाड़ी को खींच रहा है। दरअसल ये परिवार इंदौर के पत्थर मुंडला का बताया जा रहा है। महू से घर आना था। लॉकडाउन में रोजगार और रोटी सब खत्म हो गई। भूख मिटाने के लिए 15,000 के बैल को 5,000 में बेचना पड़ा और फिर घर पहुंचना था तो परिवार का ही कोई एक सदस्य बैल की जगह गाड़ी को खींच रहा था। तस्वीरें देखिए, ये लॉकडाउन की सबसे दर्दनाक तस्वीर अब तक जो निकलकर सामने आई है। किस तरह से गरीबी और मजबूरी लोगों पर हावी होती नजर आ रही है, ये तस्वीर बयां कर रही है। तो पैदल चले जाते, बेल लेकर क्यों जा रहे हो? यार क्या करें, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, भाई को भी जाना पड़ता है। ये कौन है तुम्हारे साथ में लोग? ये भाई है और ये महिला? ये मेरी भाभी है। अच्छा, तो महू से आए हो, कहाँ जाना तुमको? मैं जा रहा हूँ इधर गाँव खजौन में। कौन से गाँव में रहते हो? ये अपने पत्थर मुल्ला में। पत्थर मुंडला में? हाँ। तो यही निवास महू में है कि यहाँ पत्थर मुंडला में है तुम्हारा? गाँव में घूमने रहवासी इधर के पत्थर मुल्ले के ही है। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे? हाँ। तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगाकर जा रहे हो? बाबूजी बेल नहीं है तब क्या करे। चलिए, हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। शरद जी, लॉकडाउन के बीच हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन ये तस्वीर जो अब निकलकर सामने आई है वो ये बताती है कि इस लॉकडाउन में जो रोजी रोटी का संकट है, जो गरीबी है, वो कितना बड़ा संकट इस वक्त भी देश के लिए बनकर उभरा है। रोमिता, इस तस्वीर के दोनों पहलू हैं। मैं भी जब इस वीडियो को देख रहा हूं तो दो बातें अचानक मेरे मन में कौंधी हैं जी। पहली बात वही जो हम परेशान होते हैं, विचलित होते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसे भी दृश्य भारत में हमको देखने को मिलते हैं और
हमने ये देखा है कि गरीबी, भूख, मजबूरी, अक्सर हमने देखा है कि जब खेत की बुआई और रुपाई का समय होता है तब भी हमने गाहे बगाहे लगभग हर साल कहीं ना कहीं देश के किसी हिस्से से हमें ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिल जाती है जी। दूसरी बात जो मेरे मन में कौंधी, वो मैंने ये देखा कि चाहे कोरोना हो, चाहे कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, मनुष्य अपनी जिजीविषा से, अपनी संकल्प शक्ति से उससे लड़ता है। अब ये नौजवान एक बैल के साथ बैलगाड़ी को कहीं छोड़ नहीं सकता। मदद कौन देगा इस समय, और इस तरह की मदद कौन देगा कि बैल नहीं है तो कोई बैल लाकर दे नहीं सकता है जी। बैल गाड़ी है तो इसको आप ट्रक से या किसी गाड़ी से खींच कर ले नहीं जा सकते हैं। तो एक ही विकल्प उन्होंने चुना कि हम खुद बैल के साथ हम खुद जुतते हैं और अपने प्लेस तक हम ले जाते हैं इस गाड़ी को। जैसा मैं जितना समझ पाया कि शायद ये महू तक जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर ये समाज का वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन ये भी चुप होकर नहीं बैठे हैं। इन्होंने लड़ने की ठानी है। इन्होंने कहा हम लड़ेंगे, जब तक हमारे कंधे में सामर्थ्य है, जब तक इस तेज चिलचिलाती धूप में हम चल सकते हैं, हम चलेंगे। तो दोनों ही चीजें हैं, विचलित करती हैं तस्वीरें, परेशान करती हैं तस्वीरें, सिस्टम पर सवाल भी खड़े करती हैं तस्वीरें, और उसके साथ मनुष्य की चरैवेती की यात्रा की तरफ भी इशारा करती हैं तस्वीरें। निश्चित तौर पर एक मानवीय संवेदना का चेहरा ये है कि जिला प्रशासन या तमाम जो चीजें हैं उनकी तरफ से किसी मदद की बात हो, बैल पहुंचाया जा सकता है बाद में, इस परिवार को कम से कम इनके डेस्टिनेशन तक गरिमा के साथ पहुंचाया जाए, ये बिल्कुल वाजिब बात है और ये हर स्थिति में होना चाहिए। लेकिन नहीं हुई तो ये चल निकले हैं। रोमिता, बिल्कुल सही बात कही आपने शरद जी। और ये तस्वीरें जिसके दो पहलू यहाँ पर आपने बताया वो भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं इस वक्त तस्वीरों को देखकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे। तो ये तस्वीरें भारत की उसी आत्मनिर्भरता को दर्शा रही हैं जिस आत्मनिर्भरता का कल प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे कि कोरोना संकट काल में हम अब आत्मनिर्भर बने, इसकी तरफ भारत चल पड़ा है। और जब कोई साधन नहीं मिला, कोई विकल्प नजर नहीं आया, तो एक ही विकल्प बचा जिसका इस्तेमाल यहाँ पर इस परिवार ने किया। तो यही निवास महू में है कि या पत्थर मुंडला में है तुम्हारा? और एक इच्छा शक्ति यहाँ पर दर्शाती हुई ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के सफर की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग भूखे प्यासे नंगे पैर मीलों की दूरी नाप रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बालाघाट से भी सामने आई है जहां पर एक मजबूर पिता 800 किलोमीटर दूर से अपनी नन्ही बेटी और पत्नी को हाथ से बनी गाड़ी पर खींचता लाता दिखाई दे रहा है। कौन से गांव में इस तकलीफ भरे सफर में उसकी गर्भवती पत्नी भी हर कदम पर उसका साथ दे रही है। ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर से जाओगे मालूम है? चलिए इस खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि ये तस्वीरें जहां पर आत्मनिर्भरता लोगों की दिखा तो रही है, ये दिखा रही है कि लोगों में इच्छा शक्ति है कि वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं संकट काल में। लेकिन सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सैयद जाफर हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। सैयद जी, सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगी, तस्वीरें आपने देखी ही है, सिस्टम पर बड़ा सवाल है और आत्मनिर्भरता जिसका जिक्र कल किया गया था, क्या ये वही आत्मनिर्भरता है? रोमिता जी, हम लगातार जब से कोरोना महामारी हमारे देश में आई है तब तक हम लगातार विभिन्न इसी विषयों पे बातचीत कर रहे हैं। मैं बार बार फिर कहता हूँ और फिर दोहराता हूँ कि ये सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। बिल्कुल आप मुझसे इसमें कांग्रेस के नेता के हैसियत से बिल्कुल सवाल मत कीजिए, एक आम नागरिक के हैसियत से सवाल कीजिए, क्योंकि जब मैं कांग्रेस के नेता के हैसियत से बात करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति दिखती है। देखिए, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जिस समय लॉकडाउन हुआ
उससे लेकर आज तक, आज ये पहली तस्वीरें नहीं है रोमिता, बिल्कुल बार बार हमारे पास हर जिलों में इस प्रकार की तस्वीरें आई और दुख वहां, देखिए मैं फिर कहता हूं कि मैंने पिछले बार रजनीश जी थे, मैंने या हितेश जी थे, मैंने यही एक बात कही थी कि हो सकता है कि प्रशासन ने कोशिश की होगी, उसको कुछ सफलता मिली होगी, कुछ असफलता मिली होगी, मान लिया जाए कि 2 लाख मजदूर सरकार ने लाई होगी, 4 लाख लोग पैदल भी आ गए होंगे, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई है उसके बावजूद भी राजनीतिक तौर पर अपनी पीठ थपथपाना और अपनी बात को रखना और दूसरों की बात को बिल्कुल नहीं सुनना, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और जिस आत्मनिर्भरता की बात कल प्रधानमंत्री जी ने की, रोमिता पिछले 40 दिन से आप देख रहे हो कि हर दिन आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा देश का नागरिक, हमारे देश का मजदूर पूरी ताकत के साथ देश की इस महामारी, देश के इस संकट में खड़ा है, लेकिन सरकार की जो जवाबदारियां हैं, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि अब पुल बनाने की जवाबदारी या सड़क बनाने की जवाबदारी अभी फिलहाल सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास वर्तमान में 2 सबसे बड़ी जवाबदारी है कि एक तो जो मजदूर जिस जगह हैं उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए, घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो जहां हैं वहां उन्हें रहने की और खाने की व्यवस्था कर दी जाए, और आने वाले समय में कैसे आर्थिक गतिविधियां बनेंगी, ये 2 चीजें चिंता करनी चाहिए। और पहली चिंता तो हम आप देख रहे हैं कि सरकार उतनी जवाबदारी से नहीं निभा पा रही है, अगर होती तो ये तस्वीर नहीं दिखती। एक और अंतिम सवाल मैं करना चाहता हूँ रोमिता, अगर एक तस्वीर बताती है कि 800 किलोमीटर दूर से ये आ गए, 1000 किलोमीटर दूर से आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि 800 किलोमीटर दूर से जितने लोग आ रहे हैं या 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, इस बीच में जितने भी शासन प्रशासन इनको मिला, जितनी भी व्यवस्था मिली, उन्होंने देखा नहीं। बिल्कुल, ये एक सवाल यहाँ पर उठता है। रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से इसका जवाब भी दे पाएंगे। रजनीश जी रजनीश जी, काफी सवाल खड़े हो रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर। हालांकि ये मानना होगा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लोग लौट भी रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें हम अभी भी देख रहे हैं जब हम लॉकडाउन फेज 3 में आ गए हैं, तो ये चिंता वाली बात है। नहीं, चिंता वाली बात है, इसीलिए सबके प्रयास हैं, सरकारों के भी हैं और सरकारों के जोरदार तरीके से हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के तो बेहतरीन तरीके से हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने खूब प्रयास किया, सामाजिक संगठनों के, स्वयंसेवकों के, तमाम प्रकार के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से भी खुद के तौर पर जो काम करते हैं, उन सब के, तमाम धार्मिक संगठनों के प्रयास भी हैं और लगातार प्रयास चल रहे हैं। देखिए, इसको बहुत मैंने कई बार कह चुका हूँ, आपके चैनल पर भी मैंने कहा है कि इसको गहराई से समझने की जरूरत है। वो लोग जिस दिन से लॉकडाउन लगा है, मजदूरों को घर भेजो, मजदूरों को घर भेजो, वो आवाज लगाने वाले लोग कौन थे और मजदूरों को घर भेजना क्यों चाहते थे? वो लोग जो जिस प्रकार के दर्द से कराह रहे लोग जो निकलते हैं, चलते हैं, उनकी फोटो खींच कर दिखाने में जो गौरव महसूस करते हैं, उनको मदद करने में क्यों नहीं करते? वो लोग जो इनके चित्रों पर तमाम प्रकार की राजनीतिक टीका टिप्पणियां करते हैं, उनके हाथ सेवा और सहयोग को क्यों नहीं उठते, जो जिस प्रकार से राजनीति करने के लिए तत्पर रहते हैं? तो वो एक अलग धड़ा है जो नैरेटिव इस प्रकार का सेट करने का काम करता है, और ऐसे चित्रों और ऐसे वीडियो के साथ में कहानी किस्से होता है। दूसरा, जो आत्मनिर्भर भारत से आप जोड़ रहे थे, तो जिन चित्रों के साथ में जिनको चर्चा करनी है, वो चर्चा भी इस समाज में होगी, क्योंकि ये समाज 3 शताब्दियों के स्तर पर जीता है। इस समाज में ऐसे चित्र भी होते हैं और इस समाज में बढ़ने की साहस भी होता है। जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक पीपी किट या N95 मास्क भी नहीं बनाते थे, रजनीश जी, हम 2 लाख पर डे बना रहे हैं। रजनीश जी, तो इसलिए दोनों प्रकार की संभावनाएं, दोनों प्रकार की आशंकाएं समाज में रही हैं और उससे निपटने का काम भी समाज को, सरकारों को मिलकर करना है। अब हम एक को रोना रो के बैठे रहें या एक को लेकर आगे बढ़ें, दोनों को साथ में एक के प्रति संवेदना रखना है, दूसरे के साथ में छोटा सा सवाल है मेरा, आपका कहना है कि समाज और सरकार मिलकर निपटे, लेकिन यहाँ पे तो समाज ही निपटता नजर आ रहा है सर। तो धन्यवाद, आपकी सूचना के लिए धन्यवाद, आपकी मंशा और आपके विश्लेषण के लिए धन्यवाद। सर, मुझे लगता नहीं कि स्पष्ट तौर पर हम समझ पाए कि सरकार क्या कर रही है, और इस सिस्टम पर जो सवाल खड़ा हो रहा है आपने कह दिया कि केवल समाज निपट रहा है, सरकार नहीं निपट रही है, तो आपकी सूचना नहीं सर, मैंने पहले ही कहा कि सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि आप तो समाज निपटता नजर आ रहा है, सरकार नहीं निपट रही, तो आपकी सूचना के लिए धन्यवाद। चलिए, सिस्टम पर अगर सवाल खड़ा होता, सवाल का जवाब नहीं है, तो ये जनता के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों सवाल का जवाब के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदौर से खबर है, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज ने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल की 4थी मंजिल से इस कोरोना संक्रमित मरीज ने छलांग लगा दी है।
एमटीएच अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा था और इसी दौरान उसने छलांग लगा दी है। अखिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। अखिलेश, काफी गंभीर ये पूरा ही मामला, क्या अपडेट है? क्या अस्पताल के पास किसी तरह का कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था? जी अखिलेश। यहाँ पर जो कोरोना संक्रमित जो मरीज था जिसकी अभी रिपोर्ट आना बाकी थी, ये 24/4 से एडमिट था और जो एमटीएच अस्पताल है उसकी चौथी मंजिल पर एडमिट था, जहाँ पर ये जो पहली प्रथम जानकारी जो सामने आई है कि उसमें किसी प्रकार के जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनको नहीं रखा जाता है, बाकी जो जिनकी सैंपलिंग की जाती है उन लोगों को वहाँ पर रखा जाता है। और उसी के बाद ये सत्यपाल जो आहूजा है जो मरीज था, ये 78 वर्ष की इसकी उम्र थी और ये जो खिड़की थी वहां से नीचे कूदा और उसके बाद इसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। वही डॉक्टरों का कहना है कि अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। रोमिता, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शहर के लिए थोड़ी राहत की खबर है। 800 से 1000 मरीज वाले शहर में भोपाल का रिकवरी रेट इस वक्त सबसे ज्यादा है। भोपाल में करीब 864 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 535 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौटे हैं, यानी कि अगर इसका अनुमान हम लगाएं तो ये 61.9% होता है। इनमें से कई अपना 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा कर चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने के मामले में सूरत, जोधपुर और कोलकाता, ये शहर भोपाल से अभी काफी पीछे हैं। देश में 800 से 1000 तक के कोविड मरीज वाले शहरों में रिकवरी रेट दर औसतन 25% है, यानी कि भोपाल का रिकवरी रेट औसत के 2 गुना ज्यादा है। तो देखिए, संक्रमित मरीज यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भोपाल का सबसे ज्यादा, भोपाल इसमें नंबर 1 है, जहां पर सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। चलिए, सीधे हम रुख करेंगे। वासु चौरे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वासु, ये एक राहत भरी खबर उस बीच जहां पर लगातार संक्रमण के नए मामले राजधानी में दर्ज किए जा रहे हैं कि रिकवरी रेट में इस वक्त राजधानी नंबर 1 है। बिल्कुल रोमिता, देखिए बहुत अच्छी एक खबर है, राहत भरी खबर है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि संक्रमण के मामले हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो ये नए आंकड़े आए हैं रिकवरी रेट के, ये कहीं ना कहीं इस चिंता को थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि अगर हमारे यहाँ संक्रमित मरीज ज्यादा निकल रहे हैं तो हम लोग ज्यादा मरीजों को ठीक भी कर पा रहे हैं। और ये व्यवस्था अगर हमारी सफल हो रही है तो जाहिर तौर पर एक उम्मीद, एक नई आस जरूर रखती है कि कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड देखा जा रहा है एम्स से, चिरायू अस्पताल से और भोपाल के जो तमाम कोविड-19 सेंटर है वहां से लगातार मरीजों का डिस्चार्ज होने का सिलसिला जारी है। कल भी 41 मरीज को चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे, जो भोपाल का बड़ा कोविड-19 सेंटर है। तो ये इन सभी जो आंकड़े हैं उसके जो नतीजन जो रिपोर्ट आई है रिकवरी रेट की 61.1%, ये बेहद ही एक सुखद जो खबर है। और अगर इसी तरीके से इसी जो हमारी इलाज की पद्धति है हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हम कोरोना के संक्रमण को कम कर पाएंगे और इसके साथ ही रोकना भी जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी भोपाल का रिकवरी रेट देश में सबसे ज्यादा है। कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनके ठीक होने वाला रेट यानी रिकवरी रेट इस वक्त भोपाल में सबसे ज्यादा है और इसलिए भोपाल उन तमाम शहरों से इस वक्त आगे नजर आ रहा है जहां पर लगभग इतने ही मामले, लेकिन रिकवरी रेट इतना नहीं है। रतलाम से खबर है जहां पर कोरोना संक्रमित 3 नए मरीज मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28 हो गई है। अब तक 28 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौटे हैं। मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग जुटा रहा है। तो मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग जुटा रहा है ताकि अगर कोई और भी संक्रमित हो तो उसका जल्दी से पता लगाया जा सके। पॉजिटिव मरीजों की संख्या रतलाम में अब 28 हो गई है। भोपाल से खबर है जहां पर संघ कार्यालय के बाद राजभवन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संकट और लॉकडाउन पर चर्चा करने के लिए वो पहुंचे। साथ ही राजभवन में कोरोना संक्रमण को लेकर भी चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है।
हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, क्या एजेंडा रहा है? देखिए, पहले मुख्यमंत्री संविधा पहुंचे, संघ कार्यालय पहुंचे और पहले कुछ ऐसा भी खबरें आई थी कि वो गवर्नर हाउस पहुंचे हैं। संविधा की बात कुछ उसमें बीच में कंफ्यूजन की स्थिति रही मीडिया की तरफ से। तो पहले ये माना गया कि वो गवर्नर हाउस गए हैं, लेकिन बाद में ये स्पष्ट हुआ कि गवर्नर हाउस नहीं गए हैं मुख्यमंत्री, और पहले वो संविधा कार्यालय गए और जहां संघ के पदाधिकारियों से उन्होंने लॉकडाउन, कोरोना की मध्य प्रदेश में स्थिति, इस पर उन्होंने चर्चा की। और अब मुख्यमंत्री कुछ ही क्षण पहले राजभवन पहुंचे हैं, जहां वो गवर्नर लालजी टंडन जी से चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से वो मध्य प्रदेश में 17 मई के बाद लॉकडाउन का जो नया स्वरूप है उस पर वो गवर्नर के सुझाव भी लेंगे कि ये स्थितियां हैं माननीय, और इन परिस्थितियों में हम ये हमारी कार्य योजना है, हम इस पर इस तरह से आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, इसमें आपके सुझाव क्या है। और इसके पहले संविधा में भी उन्होंने संघ पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति और 17 मई के बाद की कार्य योजना से उन्होंने अवगत कराया और उनके सुझाव भी दिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजभवन में कोरोना संक्रमण को लेकर इस वक्त चर्चा, संघ कार्यालय के बाद राजभवन पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी यहां पर चर्चा संभव मानी जा रही है। बीजापुर की बात करेंगे, जहां पर 7 दिन तक नक्सलियों की कैद में रहने वाले पुलिस जवान को आखिरकार नक्सलियों को छोड़ना पड़ा है। पत्नी, बेटी और ग्रामीणों के दबाव में नक्सलियों ने जवान को रिहा कर दिया है, लेकिन पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती करने की चेतावनी दी है। जवान संतोष सुकमा जिले के जगरगुंडा का रहने वाला है और पुलिस विभाग में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर भोपालपट्टनम में पदस्थ है। संतोष छुट्टी लेकर बीजापुर आया था, तभी लॉकडाउन में फंस गया और इसी दौरान 4 मई को नक्सलियों ने उसे अगवा कर लिया था। 7 दिन नक्सलियों ने जन अदालत लगाई, जहां पर संतोष की बेटी, पत्नी भी पहुंची थी। ग्रामीणों ने भी संतोष का साथ दिया और नक्सलियों ने जवान को रिहा कर दिया। तो नक्सलियों के चंगुल से एक जवान रिहा हुआ है, लेकिन इस बीच देखिए नक्सलियों ने जवान को ये चेतावनी दी है कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ दे और खेतीबाड़ी करे। 7 दिन बाद नक्सलियों की कैद से एक जवान रिहा हुआ है। और रीवा से इस वक्त खबर, जहां पर तेज रफ्तार 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। 6 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुंबई से रीवा 42 श्रमिक आ रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। चोरहटा थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। 6 से ज्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई है। बिलासपुर में नमक की कालाबाजारी जोरों पर है। नमक की किल्लत बताकर व्यापारी 5 रुपए की जगह 50 रुपए वसूल रहे हैं। नमक के दाम कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि नमक की कोई कमी नहीं है। नमक को लेकर जो अफवाह उड़ाई जा रही है उसमें कोई दम नहीं है। बाजारों में कीमतों को लेकर लोगों से बातचीत की है संवाददाता उमेश मौर्य ने। बाजार में नमक की किल्लत है, ऐसे में व्यापार विहार जो सबसे बड़ा थोक मार्केट है वहाँ पे भी नमक की किल्लत बताई जा रही है, लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं नमक को उसमें काफ़ी रेट बताया जा रहा है। इस वक्त खुद खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं हिजिकल मसीह जी, वो भी यहाँ पर आए हैं और लगातार वो सघन जांच कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जमाखोरी तो नहीं की गई है दुकानदारों के द्वारा। इस वक्त हमारे साथ वो खुद है। सर, किस तरह की जानकारी मिल रही है? लगातार लोग ये शिकायतें कर रहे हैं कि नमक की कालाबाजारी की जा रही है, नमक नहीं है मार्केट में। आप यहाँ पर आए हैं निरीक्षण करने, क्या पाया? निरीक्षण में देख रहे हैं कि यदि किसी ग्राहक को अधिक रेट में वितरण करने पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त हिदायत दी जा रही है व्यापारियों को कि जो प्रिंट रेट है उसी रेट में बेचे, अन्यथा जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, हम लोगों ने कई लोगों से बात किया है जो खरीदने यहाँ पर आए थे नमक को। 150 के नमक की बोरी को 300
और 500 रुपए तक के में बेचा जा रहा है। वहीं चिल्हर में भी जो 10 रुपए का नमक हुआ करता था उसे 15 से 20 रुपए बेचा जा रहा है। हमारे पास उसका रिकॉर्ड है सर। नहीं, उसी की जांच करने हम आए हैं। अभी जो स्थिति निर्मित हो रही है उसी कारण हम जो है जांच करने आए हुए हैं। सर, विभाग को क्या जानकारी मिल रही है? क्या नमक वास्तव में नहीं है मार्केट में? नहीं, नमक वास्तव में मार्केट में है और सभी को सामान्य दर पे जो प्रिंट रेट है उसी रेट में बेचने के निश्चित किया जा रहा है। ये अधिकारी हैं हमारे साथ, हिजेकल मसीह खाद्य नियंत्रक अधिकारी है। उनका कहना है कि मार्केट में नमक है। व्यापारी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की स्थिति है नमक को लेकर? नमक आ नहीं रहा, आ जाएगा कल परसों, तो शॉर्टेज है और कोई बात नहीं है। लेकिन सर, जो नमक अभी लोगों को मिल रहा है वो अधिक दाम में भी मिल रहा है। नहीं, ऐसी बात है। यहाँ व्यापार भी हम लोग बेचे हैं वही रेट में बेचे हैं, नॉर्मल रेट में बेचे हैं। निर्मा शुद्ध वही बेचे हैं 12 रुपये पैकेट। सर, आपके यहाँ से भी कुछ लोग लेके गए हैं 10 रुपए की जो नमक की थी रेट, उसका रेट 15 रुपए में लेके गए हैं। वो तो उसका आया था ना, टाटा नमक वाले का आया था ना। टाटा नमक का 15 रुपये बेचे हम लोग। होलसेल में 14 आता था, 20 रुपये प्रिंट था। हाँ। लेकिन सर, ये भी तो बात सामने आ रही कि काला बाजारी की जा रही है व्यापारियों के द्वारा, और ये मजबूरी का मौजूदा हालात की परिस्थितियों का फायदा उठाया जा रहा है व्यापारियों द्वारा। ये तो सब दुकानदार ग्राहक है ज़्यादा। यहाँ 90% दुकानदार, उनसे ज़्यादा लेना ही नहीं हमको। अभी भी एक ग्राहक लिया एक बुरी टाटा नमक 700 ही लिया मैं उससे, जबकि कंपनी का रेट 750 है। जिस तरीके से अब मार्केट में यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं, यहाँ पे जो मार्केट में व्यापारी हैं वो हड़कंप मच गया उनके बीच में। इस तरीके से जो अधिकारी यहाँ पहुंचकर सघन चेकिंग कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, और जहाँ भी अगर जरूरत से ज़्यादा या जमाखोरी की गई तो वहाँ पर कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।